गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसी चैप्टर को कंटिन्यूस कर रहे हैं और आज के टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में आपने डिस्कस किया, हमने आपके साथ डिस्कस किया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, किस आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है और ये शक्ति किसके पास है, ये अधिकार किसके पास है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो, ये एक ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र सच में आप ग्राउंड रियलिटी में अगर प्रजातंत्र देखना चाहते हो, इट बेस्ड ऑन दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर चुनाव के अंदर भ्रष्टाचार न हो, भय मुक्त जो कंटेस्टेंट है वो मुकाबला हर कोई पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में, हर किसी को वोट डालने का अधिकार हो, कोई किसी के दबाव में वोट ना डाले या फिर किसी तरह के लालच में कोई वोट ना डाले, ये बहुत जरूरी है जो ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत देश के अंदर है, that is reside to conduct the free and fair elections that reside with the Election Commission of India। किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन अपने देश के अंदर, हमारे देश के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, पूरे प्रोसेस को ये देखते हैं। और इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब आप ये समझ जाइए, एक स्वतंत्र व्यवस्था है। ये सरकार के अधीन रहकर काम नहीं करती है, कई मामलों में ये इंडिपेंडेंट है, किसी तरह का सरकार का दबाव इसके ऊपर काम नहीं करता है और इस वजह से ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती है, तो अपना काम भय मुक्त रहकर कर सकती है। तो भारत के देश में इलेक्शन कमीशन काफी इंडिपेंडेंट है। और हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड फ्रेंचाइज। राइट टू अडल्ट फ्रेंचाइज and contest election। तो एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें भारत देश के अंदर, ये जो अधिकार है हम कई मायनों में देखें तो अमेरिका और फ्रांस से भी आगे निकल पड़े हैं। अगर आप 9th क्लास के द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पीछे जाकर थोड़ा देखें, याद करें, ये नहीं बोलना कि हम भूल गए, हम अभी 11th क्लास में हो गए हैं, 9th क्लास का हमें कुछ याद नहीं है। हिस्ट्री में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो इलेक्शंस होते थे, जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो वीमेंस को एक पैसिव सिटीजन माना गया था, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। और दूसरी तरफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें, अमेरिका भारत के साथ में माना जाता है, ऐसा भारत और अमेरिका विश्व में दो बड़े प्रजातंत्र है। तो अमेरिका के अंदर भी जो देश के आजाद होने के काफी सालों बाद 1920 के अंदर वहां पर भी जो वोट डालने का अधिकार वीमेंस को मिला, फीमेल्स को जो वोट डालने का अधिकार, काफी उनका स्ट्रगल चलता रहा। 1840 एंड ऑनवर्ड्स, 1840 में स्ट्रगल, जो अपना राइट टू वोट के लिए उन्होंने संघर्ष किया और 1840 से जाके वोट डालने का जो अधिकार है, जो देखे जो पूरे कंट्री लेवल में, वो 1920 के अंदर वहां पर मिला। तो इस मायने में आप अपने आप को काफी लकी समझ सकते हो। हमारे देश के अंदर पहले चुनाव के अंदर ही किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर, डिसरिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या फिर कोई अमीर है या गरीब है
या कोई रूरल बैकग्राउंड से है या फिर कोई अर्बन एरिया से है, ये सब को ध्यान ना रखते हुए सिर्फ एवरेज सिटीजन्स, दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 years कैन कास्ट देयर वोट। ये जो था, ये मैं बात कर रहा हूं 1989 से पहले की बात। 1989 से पहले जो मिनिमम एज की जो एलिजिबिलिटी थी वो था 21 years। ठीक है, जो वोट डालने का जो अधिकार था वो इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल फीमेल, कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति, ये कुछ मायने नहीं रखता है। जो भारत का कोई भी सिटीजन जिसने हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 years कैन कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो ये तो थी परिस्थितियां 1989 में, और 1989 के अंदर ही एक अमेंडमेंट लाकर दिस एज इज रिड्यूस्ड टू द 19 years, यानी कि अभी आप सभी को जो वोट डालने का अधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफ्राज, राइट टू सफ्राज, वो सबको 19 साल के एज, आई थिंक इट इज 18 years, above the 18 years of age everybody can cast their vote। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि 18 years में मैच्योर हो जाते हैं, सबको ये वोट डालने का अधिकार हमने दे दिया है, राइट। अब बात करते हैं राइट टू कंटेस्ट। सभी को वोट, जैसे कि चुनाव डालने का अधिकार है, इसी तरह चुनाव में कंटेस्ट करने का भी अधिकार है। चाहे बात करें आप राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो सभी, कोई भी कैंडिडेट, भारत का नागरिक देश के अंदर किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है। इसमें जो मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा गया है लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए इट इज 25 years। A contestant must have attained the age of 25 years to contest the election of Lok Sabha। लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए he or she should have completed 25 years, whereas for the purpose of, in case of बात करें राज्यसभा, तो ये जो एज है ये बढ़ा दी गई है, इट इज 30 years, यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और जो भी कोई, हम डिसरिगार्डिंग देयर क्वालिफिकेशन, सोशल बैकग्राउंड, वो कोई मैटर नहीं करता है, सभी सिटीजन्स में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। अगर उसने राज्यसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड 30 years ऑफ एज। इसके साथ में एक कंडीशन और है, अगर आप चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, कंटेस्ट करने जा रहे हो, तो किसी तरह का जो इम्प्रिजमेंट, इट शुड नॉट बी मोर देन 2 years और मोर देन 2 years, यानी कि किसी भी ऑफेंस के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑफेंस में जो आपका इम्प्रिजमेंट है, यानी कि जेल की सजा है, ये 2 साल या इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इफ कोई पर्सन कन्विक्टेड किया जाता है, एक्यूज्ड है, और उसको जो सजा है 2 साल या इससे ज्यादा मिली है, देन ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो ये जो कुछ है, जो सर्टेन कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होता है। अदरवाइज सभी, आप किसी भी चुनाव क्षेत्र से, आप हरियाणा के होते हुए आप जाकर पंजाब में विधानसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, आप चाहें तो असम में जाके कंटेस्ट कर सकते हो, या फिर असम से कोई कैंडिडेट आकर हरियाणा से, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हरियाणा के सिटीजन, हरियाणा के होते हुए वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये एक अपने आप में अपने देश की खूबसूरती है, कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, इस आधार पर
कि कोई कास्ट के आधार पर या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, जैसा कि आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ जो एक्टिव सिटीजन्स उन्हीं को माना गया जिनके पास कुछ पैसे या कितने दिन की पेमेंट जो है पगार वो सरकार को दे सकते थे। ऐसा भारत के अंदर नहीं है। और इसी के बाद में हम फिर नेक्स्ट जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अभी आज हमने बात किया राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इस हर एक को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, कंटेस्ट करने का अधिकार है सभी तरह के चुनाव में, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव। हालांकि कुछ कंडीशंस रखी गई हैं ताकि सीरियस कैंडिडेट कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। अगर ऐसा नहीं है तो कि कोई भी कैंडिडेट जाकर चुनाव मैदान में खड़ा हो जाए, ही और शी शुड बी सीरियस, तो उसके लिए कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। और अगर आप कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स किसी इंडिविजुअल के फेवर में नहीं जाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस नहीं मिलती है। तो वो मेरे ख्याल में जरूरी भी है। बीच में ऐसा कुछ देखा गया कई सारे लोकसभा के चुनाव में सब नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जिनका चुनाव जीतने से दूर दूर तक कोई नहीं लगता कि वो कहीं चुनाव में, मतलब दे वर दी नॉन सीरियस कैंडिडेट, तो इनको सबको हटाने के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रोविजन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया ताकि सीरियस कैंडिडेट चुनाव में कंटेस्ट चुनाव मैदान में आ सके। तो ये तो है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में बात की। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी जिसका कि सबसे बड़ा रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में अपने देश में। उसके बाद में हर डेमोक्रेटिक कंट्री में चाहे किसी तरह से भी आपने कोई भी सिस्टम मेथड अपनाया हो, देयर आर ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनका सॉल्यूशंस के लिए चुनाव सुधार की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का यही टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.